आज की सुबह की क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए बेटा, आज अपन चैप्टर नंबर 7 का अंतिम रिवीजन भाग पढ़ रहे हैं और आज अपन इसको एनी हाउ रिवीजन है वो कंप्लीट करेंगे। तो अपना जो कल जो अपने लास्ट में टॉपिक छोड़ा था वो था कि टोरॉइड की एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले अपने को पढ़ना होगा कि टोरॉइड किसे कहते हैं। आप सब लोगों ने पहले जब टॉपिक्स पढ़े हैं दैट टाइम आपने बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर किया होगा कि टोरॉइड किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। टोरॉइड में एक्चुअली क्या होता है कि कल जो आप लोगों ने परिनालिका पढ़ी थी कुछ इस तरीके से, जो परिनालिका जो होती है वो स्ट्रेट होती है। अब अपन क्या करेंगे कि इसके दोनों किनारों को मोड़ करके और इसको एक कॉइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या फील हो रहा है। आज की क्लास में तो लगभग सभी बच्चे सो ही रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम है वो अपने थोड़ा सा पहले कर दिया, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हमें भी रिपब्लिक डे के फंक्शन के ऊपर स्कूल में उपस्थित होना है। इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम है वो जल्दी कर दिया है। काफ़ी बच्चों को आज इस बात की सूचना नहीं मिली है। ठीक है, गणतंत्र दिवस होने की वजह से हमें स्कूल में जाना होगा और वहाँ पे सारा का सारा अरेंजमेंट प्रोग्राम देखना है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये जो टोरॉइड है वो होती किस प्रकार की है। तो सिंपल आपके पास एक गोल आकार का, या फिर अपन जैसे कह सकते हैं कि आपका जो कोई पाइप होता है ना, पाइप, उस पाइप को आप गोल घुमा करके इस तरीके से उस पाइप का एक वृत्त बना लें और उस वृत्त के ऊपर क्या कर सकते हैं अपन, कुछ इस तरीके से एक चालक तार होना चाहिए और वो चालक तार विद्युत रुद्ध होना चाहिए। उसके ऊपर खुद प्लास्टिक का कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे वायर जब एक दूसरे को टच कर जाएं तो ये करंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बह जाए। डेफिनेटली वो करंट है वो इस प्रकार से इस वृत्ताकार वायर में से ही घूम करके आना चाहिए। तो आज अपन इस टॉपिक के बारे में इसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस टोरॉइड की वजह से उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार वलय है, यदि तांबे के विद्युत रूप तार को एक समान रूप से लपेट दिया जाए, उस वृत्ताकार वलय के ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को एक समान रूप से लपेट दिया जाए, तो यह जो व्यवस्था है वो टोरॉइड कहलाती है। क्लियर है, टोरॉइड की परिभाषा में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपने जो टोरॉइड मानी है वो एक वृत्ताकार पाइप के ऊपर या वृत्ताकार वलय के ऊपर लपेटा गया तार है, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी आर त्रिज्या की टोरॉइड है, उसके ऊपर फेरों की संख्या कैपिटल एन मान लेते हैं। अच्छा, टोटल फेरे कैपिटल एन आ गए, तो आप मुझे ये बताओ कि एकांक लंबाई पे फेरे कैसे आएंगे, एकांक लंबाई के ऊपर फेरे कितने होंगे। यहाँ पे श्याम प्रजापत कह रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल, डेफिनेटली बेटा चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, लेकिन वो लाइव क्लास में नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका सॉल्यूशन है वो अपने को कॉपी में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए लाइव क्लास में वो नहीं हो पाएंगे। बट आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो है वो बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ओके, मेघरावत कुमावत कह रहे हैं कि सर 4 जने देख रहे हैं, इससे अच्छा होता कि हॉलीडे कर देते। बेटा क्या करें, हॉलीडे अगर कर देते तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप हमेशा क्लास नहीं लेते हो। ओके, कोई बात नहीं, जिसको देखना है वो बाद में आ जाएगा। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ, आज अपन इस वीडियो को फिनिश करते हैं। देखें, तो आर त्रिज्या की एक टोरॉइड है, उसके ऊपर फेरों की संख्या एन है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर अपने से एकांक लंबाई के ऊपर यदि फेरों की संख्या पूछी जाए तो किस तरीके से निकालेंगे। तो टोटल फेरों की संख्या तो सर एन है, और इस पूरी वलय की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी सर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। तो यदि आप एन को 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, एन को 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या आ जाती है। ठीक है, और उस तार में क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा है, कैपिटल आई विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। जस्ट सिंगल, बस कंप्लीट इतनी सी चीजें लेनी है। उसकी त्रिज्या एन है, उसके ऊपर नंबर ऑफ राउंड्स कैपिटल एन है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है। बस 3 चीजें आप लोगों को लेकर के और कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अपने को करना क्या है, अपने को तो एम्पियर का नियम लगाना है। और एम्पियर का नियम किसके लिए लागू होता है सर, एम्पियर का नियम वृत्ताकार बंध लूप के लिए ही लागू होता है। वृत्ताकार की जगह उसकी शेप कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अपने को तो वृत्ताकार लूप यहां पे लेना है, उसमें से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग निकालना है। ठीक है ना। तो
वृत्ताकार वलय के लूप लेते हैं। वृत्ताकार वलय का लूप मतलब ये जो आप लोगों ने यहाँ पे वलय ली थी, उस वलय के ठीक सेंटर में से होकर के, बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों को कुछ इस प्रकार से समझाता हूं कि मान लीजिए ये आपने एक वलय ली है, इसके बाद में यहाँ पे आपने एक दूसरी वलय ली है, और ये जो दूसरी वलय है, इन दोनों के बीच में इसके एक्स के ऊपर आप लोगों को एक तीसरी वलय लेनी होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा, ये जो तीसरी प्रकार से इस तरह से इसके केंद्र में से होकर के जाने वाली जो वलय होगी, वो अपन ने यहाँ पे आर त्रिज्या की ले रखी है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो अपने कितनी मान रखी है? आर मान रखी है। तो अब अपने को क्या करना होगा? डायरेक्टली अपन एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम क्या कहता है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में और डेल्टा एल लंबाई अल्पांश के बीच में कितना एंगल होगा? आप जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसके एक्स के अनुदिश होता है, तो डेफिनेटली यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक्स के अनुदिश होगी, और इसी के ऊपर आप एक लंबाई अल्पांश ले रहे हो, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 डिग्री होगी, और जैसे ही थीटा का मान 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है। अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है, देखिए क्या, आपको एम्पियर के नियम के दूसरे भाग में म्यू नॉट सिग्मा आई चाहिए। क्या चाहिए? म्यू नॉट सिग्मा आई चाहिए। तो म्यू नॉट का तो म्यू नॉट रह जाएगा, सर हमें सिग्मा आई चाहिए। सिग्मा आई का मतलब क्या है? टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा, ये मैंने एक वृत्ताकार वलय यहाँ पे लिया है, इस वलय के अंदर से कितने वायर गुजरेंगे, जितने वायर आप इस परिनालिका के ऊपर लेकर के चले हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, जिसको आपने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, और प्रत्येक तार में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है? सर आई करंट प्रवाहित हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? एन एंड आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। डीएल का इंटीग्रेशन करो भैया, डीएल का इंटीग्रेशन, तो इसकी जो परिधि है उतना इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये म्यू नॉट एन आई आ गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली है ना, बी की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे? 2 पाई आर को अपन दूसरी तरफ ले जा करके डिवाइड में कर देंगे, और ये अपने पास टोरॉइड की वजह से उसके अंदर उसके एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और ये जो एन अपॉन 2 पाई आर है, क्या अपन इसको स्मॉल एन से रिप्लेस कर सकते हैं? स्मॉल एन से, स्मॉल एन का मतलब क्या है? एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन है और टोटल परिधि की लंबाई 2 पाई आर है, इसलिए अपन ये जो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर है उसकी जगह अपन स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने पास अगेन चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट एन आई आ जाता है। बी बराबर म्यू नॉट एन आई आ जाता है। क्लियर है? तो ये अपने पास एक टोरॉइड का फॉर्मूला है, इस तरीके से आप लोगों को इसको कंप्लीट करना होगा। बाद में अपन बात करते हैं कि टोरॉइड के लिए कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट नोट भी हैं, महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। बी बराबर म्यू नॉट एन आई का फॉर्मूला आ गया सर। ओके, टोरॉइड के एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। आप देखिए इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आर नहीं आ रहा है, ये एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। स्मॉल एन क्या है? एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी आर नहीं आ रहा है। हाँ सर आर आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? यदि आप इस स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर लिखेंगे तब आएगा। लेकिन ये 2 पाई आर का फॉर्मूला है, वो त्रिज्या से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है। यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी परिधि बढ़ेगी, और परिधि बढ़ेगी तो उसके ऊपर फेरों की संख्या भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना अपने को। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पे अपने को एकांक लंबाई पे फेरे लिखने हैं। जब भी फॉर्मूले की बात करेंगे अपन एकांक लंबाई के ऊपर फेरों की संख्या लेकर के चलेंगे, और उस बात से क्लियर हो रहा है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये पहला टॉपिक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या n एवं विद्युत धारा I पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली, चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या n का मतलब है, आपको यहां पे लिखना चाहिए एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। क्या है? एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। ओके, बी आउट यानी परिनालिका के ये जो टोरॉइड आपने ली है, इस टोरॉइड के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका 0 आएगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कंप्लीटली टोरॉइड के अंदर ही है। और टोरॉइड के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? म्यू नॉट एन आई चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, आगे चलते हैं। टोरॉइड है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है।
टोरॉइड है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है। एक बात और ध्यान से पढ़ें, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक और सोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक और सोर्स आप लोगों ने पढ़ा है। अशोक सारण कह रहा है कि सर इस पार्ट में से बोर्ड में आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। बेटा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कौन कौन से प्रश्न आएंगे। अगर मेरे को ऐसा कुछ पता होता तो मैं केवल वही प्रश्न आप लोगों को पढ़ा देता। ओके, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स आपके नज़दीक आएंगे, अपन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगभग आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप पूरा सिलेबस पढ़िए। इसके बाद में ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर कह रहा है कि त्रिज्या आप लोगों को दे रखी है, नंबर ऑफ राउंड्स भी दे रखे हैं, करंट भी आप लोगों को दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए आपको। बात किसकी कर रहा है, टोरॉइड की बात कर रहा है। तो इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ओके, तो म्यू नोट की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, 4 पाई 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है बेटा, अपने पास अगेन फॉर्मूला आ जाता है, बी बराबर म्यू नोट एन आई, बी बराबर म्यू नोट एन आई। ओके, मेघराज कुमावत कह रहा है कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वाह बहुत शानदार, टेस्ट मैं देना चाहता हूँ। डेफिनेटली आप सभी बच्चों को उसके पहले अवगत करवा दिया जाएगा, आप चिंतित ना हो। ओके, तो बी बराबर म्यू नॉट एन का फॉर्मूला रखेंगे, डायरेक्टली ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद में इस पाठ के आंकिक प्रश्न हैं, और आंकिक प्रश्न आप लोग पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके हैं। आप वीडियो में जाकर के दोबारा पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इसके साथ ही अपना जो आज का ये जो चैप्टर है, इसका जो भी रिवीजन पार्ट अपना बचा हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। अब अगली क्लास जब भी होगी आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा, और अपन चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस चैप्टर से पहले इस चैप्टर नंबर 7 से जितने भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो कल से इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो नीट की एग्जाम में या फिर एयरफोर्स में या नेवी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएसआर है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है, इस प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके कल सुबह की रिवीजन क्लास में उपस्थित होंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।